Assalamu alaikum. मेरा नाम है डॉक्टर सामा अशफाक. So today we are going to discuss about aplastic anemia. तो सबसे पहले तो हम जो इसमें हमने आज बात करनी है वो क्या क्या है. डेफिनेशन ऑफ aplastic anemia, पैथोजेनेसिस, causes, clinical picture, morphology, treatment and how it can be differentiated from pure red cell aplasia. प्योर रेड सेल एप्लेजिया और प्योर रेड सेल अनीमिया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की. तो अगर आप इसके नाम से देखें कि प्लेजिया का वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फॉर फंक्शन, तो एप्लेजिया मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, तो अनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन, ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बोन मैरो. असल में अब यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाला है वो क्या है कि अनीमिया इज अ मिसनोमर. अभी आपको यहाँ पे जब मैं इसकी मतलब ये डायग्राम को समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ अनीमिया नहीं होता बल्कि इसमें पैनसाइटोपेनिया होता है. तो अभी आप देखें कि अनीमिया इज अ मिसनोमर, एक्चुअली देयर इज अ पैनसाइटोपेनिया इन दिस केस. तो सबसे पहले हम बात करें, डेफिनेशन हो गया कि अनीमिया या पैनसाइटोपेनिया ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बोन मैरो. तो इसके बाद हम इस डायग्राम पे आते हैं कि इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो क्या है कि जो अब हमें पता है कि जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं इन द बोन मैरो वो डिवाइड होते हैं टू लाइनेज में. एक होती है लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरे होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स. लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो है वो बनाते हैं टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. जो माइलॉइड सेल है वो फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं जिसमें है ईएमबी, जीएम एंड इओसिनोफिलिक स्टेम सेल्स. ठीक है. अब ईएमबी जो है इससे आपने याद रखना है कि ई से क्या आता है एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, एम से मेगाकैरियोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स और बी से बेसोफिल्स जिसमें बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं. इसके बाद सेकंड कैटेगरी में जीएम है, तो इसे आपने याद रखना है कि इसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स मतलब ग्रैन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट्स. और थर्ड वन है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिलिक फिल्स कंटेनिंग इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स. ठीक है. तो अब इस तरह इनकी डेवलपमेंट होती है. तो इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो क्या है मायोलॉइड स्टेम सेल्स. कि जो मायोलॉइड स्टेम सेल्स हैं इनका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू हाइपोफंक्शन, मतलब या ये प्रोलिफरेट नहीं कर पाते या इनकी सप्रेशन हो जाती है, जैसे अभी वो हम आगे पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे. अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जब माइलॉइड स्टेम सेल्स जो है अपना काम नहीं करे तो ये स्टेम सेल्स नहीं बनेंगे. जब ये स्टेम सेल नहीं बनेंगे तो रेड ब्लड सेल का नंबर फॉल करेगा. ठीक है. मतलब एरिथ्रोसाइट नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर फॉल करेगा. मेगाकैरियोसाइट मतलब प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो प्लेटलेट्स का नंबर फॉल करेगा. इसके अलावा जो बाकी व्हाइट ब्लड सेल हैं तो व्हाइट ब्लड सेल का नंबर फॉल करेगा तो ल्यूकोपीनिया मतलब व्हाइट डब्ल्यूबीसी नंबर डिक्रीजेस. हर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर कम होगा एक्सेप्ट दोस लिम्फोसाइट्स. ठीक है. तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम किया अनीमिया हो गया, प्लेटलेट्स का नंबर कम किया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा और व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर कम होगा तो ल्यूकोपीनिया या मोर स्पेसिफिकली न्यूट्रोपीनिया. तो जब ये तीनों का नंबर कम होता है तो हम इसको मिला के कहते हैं पैनसाइटोपेनिया. ठीक है. तो अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जब माइलॉइड स्टेम सेल्स का जो फंक्शन है वो ऑल्टर हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कोई भी सेल जो है वो अपना नहीं बन पा रहे, यानी रेड ब्लड सेल भी नहीं बन पा रहे, प्लेटलेट्स भी नहीं बन पा रहे और व्हाइट ब्लड सेल एक्सेप्ट लिम्फोसाइट भी नहीं बन पा रहे. तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि पेशेंट क्या है पैनसाइटोपेनिया. अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया. तो इसमें जो आपने बात याद रखनी है कि एवरीथिंग दैट ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बोन मैरो सेल्स लाइक दीस स्टेम सेल. तो क्या होता है कि जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑल्टर हो जाता है. अब वो ऑल्टर क्यों होता है वो हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ जेनेटिक अल्टरेशन में. ठीक है. तो अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं कि
जो मायोलॉइड स्टेम सेल्स हैं, दीज आर द मायोलॉइड स्टेम सेल्स। तो क्या हुआ, इसके ऊपर डिफरेंट कॉजेज जो हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे, लाइक रेडिएशन, कोई केमिकल एजेंट से जब ये एक्सपोज हुआ तो क्या होगा, देयर विल बी अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दीज मायोलॉइड स्टेम सेल्स। जब अल्टरेशन होगी इनके जेनेटिक मटेरियल में तो इसके बाद से टू आउटकम्स होती हैं। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है यहाँ पे वो है हाइपो प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो वन ऑफ द मैकेनिज्म इज हाइपो प्रोलिफरेशन। अब यहाँ पे मैंने जस्ट सपोज कि मैंने ये जीनोम बनाया है, मैं जो है मायोलॉइड स्टेम सेल का जीनोम बनाया है। अब जीनोम में 3 टाइप के जीन मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हमने पढ़ा है कि डीएनए की रेप्लिकेशन, आप जस्ट सपोज कर लें कि जो ये पोर्शन है सेंट्रल पोर्शन, इट इनकोड्स फॉर द जीन्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर सेल प्रोलिफरेशन। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि देयर आर प्रोटोऑन्कोजीन्स दैट increases the that is responsible for the formation of such products that increases the cellular proliferation। ठीक है, तो ये है प्रोटोऑन्कोजीन जिसका इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है, और ये है ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो है ब्रेक्स लगाती हैं सेलुलर प्रोलिफरेशन को। ठीक है, तो ये है प्रोटोऑन्कोजीन्स और ये है ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स दैट डिक्रीजेस द सेलुलर प्रोलिफरेशन। अब यहाँ पे आपको देखें कि हाइपो प्रोलिफरेशन कब होगी। इसने जो था वो क्या करना है कि प्रोटॉन का जीन है जिन्होंने क्या करना है कि सेलुलर प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करना है, तो इनमें म्यूटेशन ऐसी होनी चाहिए कि इनका फंक्शन खत्म हो जाए। तो देयर इज अ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ प्रोटॉन को जीन्स, और जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन से जो ब्रेक है, अब वो ब्रेक जो है वो खत्म होनी चाहिए, तो देयर विल बी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन तो क्या होगा, देयर विल बी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये फंक्शन होगा तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मायोलॉइड स्टेम सेल विल नॉट प्रोलिफरेट। और दूसरा पॉइंट है माइलो सप्रेशन, जो मायोलॉइड सेल्स हैं उनकी सप्रेशन हो जाना, मतलब बोन मैरो की सप्रेशन हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट सपोज कि मैंने ये जो है मायोलॉइड स्टेम सेल का जीनोम बनाया एंड दिस जीन इनकोड्स फॉर GP1 प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होता है GP1 प्रोटीन की जब म्यूटेशन होगी तो इससे जो प्रोटीन्स बननी थी अब वो भी अल्टर्ड यानी म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगी। GP1 translation of GP1 gene leads to the synthesis of mutated proteins which are then expressed on the surface of this myeloid stem cell। इनको हम कहते हैं न्यू एंटीजेंस। अब क्या होता है न्यू एंटीजेंस, क्योंकि न्यू है, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो क्या होगा कि इनके खिलाफ पहले तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब हमारे बॉडी में नहीं है, तो इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स अब होना चाहिए क्योंकि ये म्यूटेटेड प्रोटीन्स है और इनके खिलाफ फिर क्या होगा इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जब इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो जो हमारा इम्यून हेडक्वार्टर है वो क्या बनाता है टी हेल्पर 1 सेल्स। टी हेल्पर 1 सेल फिर रिलीज करते हैं गामा इंटरफेरॉन एंड ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर दैट हैव अ इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट ऑन द बोन मैरो। ठीक है, ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर एंड गामा इंटरफेरॉन आर वेरी पोटेंट
बोन मैरो सप्रेसेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी हेल्पर्स 1 सेल एक्टिवेट हो, इसको इम्यूनोसप्रेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन या माइलोसप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गामा इंटरफेरोन एंड ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर दैट हैज अ एंड नेगेटिव इफेक्ट यानी सप्रेसिव इफेक्ट ऑन द बोन मैरो। तो इस तरह यह है पैथोजेनेसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, सबसे पहले अल्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से हाइपरप्रोलिफरेशन होगी। हाइपरप्रोलिफरेशन की कॉजेज क्या है, इसके अलावा माइलोसप्रेशन होगी, वो होगी ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉजेज। कॉजेज डिवाइड है कंजेनिटल और एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। कंजेनिटल कॉज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो क्या है, फैंकोनी सिंड्रोम। अब यहाँ पे पॉइंट्स जो लिखने वाले हैं उसके आपने क्या क्या लिखे कि फैंकोनी सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइलोसप्रेशन, सेकंड वन इज हाइपरप्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स, थर्ड वन इज द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इज इनएक्टिव। नॉर्मली क्या होता है कि जो डीएनए मैकेनिज्म है वो काम करता है और जो भी अल्टरेशन हुई होती है जेनेटिक मटेरियल में उसको ठीक करता है, तो म्यूटेशन से बचाता है। लेकिन जब डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इसमें इनएक्टिव होगा तो म्यूटेशन जो है वो बरकरार रहती है और पेशेंट को सफर करना पड़ता है। थर्ड वन इज द कंजेनिटल एनोमलीज इन द रीनल एंड स्प्लीन एंड द बोन्स, स्पेशली थंब बोन्स जो हैं उनमें एनोमलीज होती हैं और पेशेंट का शॉर्ट स्ट्रेचर होता है। एक्वायर्ड कॉजेज में हमने फर्दर डिवाइड किए हैं, दे मे बी इडियोपैथिक, about 60 to 65% cases there are idiopathic causes, इसके अलावा केमिकल एजेंट्स। अब जो केमिकल एजेंट्स हैं उनको हमने फर्दर डिवाइड किया है, डोज डिपेंडेंट, और इडियोसिंक्रेटिक। अब जो डोज डिपेंडेंट, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जिनकी डोज इंक्रीज करती जाएगी, और तो माइलोसप्रेशन मतलब ये क्या है, केमिकल एजेंट दैट कॉजेज माइलोसप्रेशन। तो डोज डिपेंडेंट माइलोसप्रेशन एज द नेम इंडिकेट्स इंक्रीजिंग द डोज इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ माइलोसप्रेशन। तो अगर आप इसकी डोज जो है वो खत्म कर देंगे तो क्या होगा, माइलोसप्रेशन भी खत्म हो जाएगी। तो दिस प्रोसेस, इसमें आपने क्या लिखना है, इंक्रीज डोज एंड इंक्रीज सप्रेशन, इट इज रिवर्सिबल, क्योंकि आपने डोज खत्म की तो रिवर्सिबल। और इसमें इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या लिखेंगे, द अल्काइलेटिंग एजेंट्स दैट आर यूज्ड इन द एंटी कैंसर थेरेपी, एंटी मेटाबोलाइट्स दैट आर आल्सो यूज्ड इन द एंटी कैंसर थेरेपी, आर्सेनिक एंड क्लोराम्फेनिकोल। इसके बाद आते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फार्माकोजिनोम में कि हमारा जो जीनोम है सब ऑर्गेनिजम्स का वो डिफरेंट है, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन को भी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो क्या होता है कि ना ये जो लोग हैं इनमें ना पता नहीं होता कि इस पेशेंट को इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हो जाएगा। मतलब जस्ट सपोज कि एक पेशेंट ए है एक बी है, एक पेशेंट ने 5 मिलीग्राम की ड्रग ली है उसी में उसको माइलोसप्रेशन हो गया, और दूसरे ने 50 मिलीग्राम जब लिया तो उस पर उसको माइलोसप्रेशन हुई है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल होता है और ये प्रिडिक्टेबल होता है और ये इरिवर्सिबल होगा। इसमें आपने एग्जांपल्स कौन से लिखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसमें क्लोराम्फेनिकोल भी आता है और इसमें आर्सेनिक भी आता है। इसके अलावा थर्ड वन इज द एक्सपोजर टू द रेडिएशन, इट इज आल्सो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट, कि आप जितने द कंसंट्रेशन जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन से एक्सपोज करेंगे पेशेंट को उतना ही मसला होगा, मतलब उतना ही म्यूटेशन होगी। ठीक है, इट इज आल्सो डोज डिपेंडेंट। तो जैसे फिर इस तरह डोज डिपेंडेंट से ये बात चलता है कि जब आप उसकी डोज है वो खत्म कर देंगे तो पेशेंट का रिवाइव करेगा। और इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में एग्जांपल्स क्या है, हेपेटाइटिस वायरस, बट it should be mentioned that they are non hepatitis A, non hepatitis B virus, ठीक है, and non hepatitis
मतलब नॉन हेपेटाइटिस ए बी सी जी, ठीक है। तो ये कौन कौन से वायरस होते हैं? साइटोमेगालोवायरस एंड एबोला, एब्स्टीन बार वायरस। इसके अलावा पार्वोवायरस भी ये वायरल इन्फेक्शन के थ्रू माइलोसप्रेशन करवा सकता है। तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल पिक्चर ऑफ पेशेंट विद एप्लास्टिक एनीमिया। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि पेशेंट जो था उसको क्या था? पैरासाइटोपेनिया। तो पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करेगा उसको क्या होगा? एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, अब एनीमिया, पेशेंट जो एनीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको नजर आएंगे? वो होगा फेलर, सिंपल सी बात, फटीग एंड वीकनेस, क्योंकि उसकी मसल्स को, पेलर है क्योंकि उसके रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन कम है, तो ब्लड जो है उसमें रेड ब्लड सेल कम होंगे तो उसको पेलर होगा। फटीग एंड वीकनेस क्यों होगी? क्योंकि उसके जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ठीक तरह नहीं हो पा रही। इसके अलावा डिस्निया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यों होगा? जब होगा तो उसको क्या सिम्टम होंगे? फटीगी और एक्कीमोसिस। फटीगी स्मॉल होते हैं और एक्कीमोसिस जो होगा वो लार्जर इन डायमीटर। और जो ल्यूकोपीनिया होगा उसके क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी? रिकरेंट इन्फेक्शन और स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मतलब जो सोर थ्रोट है, ठीक है, तो उनमें रिकरेंट इन्फेक्शन होती है। इसके अलावा आपने एक पॉइंट जो है इस में जरूर मेंशन करना है कि पेशेंट के रेटिकुलोसाइट नंबर भी, रेटिकुलोसाइट्स भी कम होते हैं। रेटिकुलोसाइट जो है वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि मेच्योर होके रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये थी क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट विद ल्यूकोप्लास्टिक एनीमिया। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टेम सेल जो है वो उनकी सप्रेशन हो रही है। तो मॉर्फोलॉजी में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1, देयर विल बी लेस डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेम सेल, एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल और माइलॉइड स्टेम सेल। जो वो जो एरिया है वो कवर फिलअप हो जाएगा बाय द फैट सेल। तो क्या होगा? एक फैटी बोन मैरो, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इज अ फैटी बोन मैरो, नंबर ऑफ फैट सेल इज इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब पहले तो एरिथ्रोपोइसिस काफी ब्रॉड एरिया में हो रही थी, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? स्मॉल आइलैंड्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस विल बी प्रेजेंट। और फोर्थ वन क्या होगा? कि देयर विल बी लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स। तो ये थी मॉर्फोलॉजी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जस्ट ट्रीटमेंट के बारे में मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। जो एडल्ट्स हैं उनमें जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन जो ओल्ड एज है उसमें हम क्या करते हैं? इम्यूनो सप्रेशन करते हैं, एटीजीज के इंजेक्शन देते हैं। मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा कि एटीजी की सिंथेसिस या फॉर्मेशन कैसे की जाती है। तो एटीजी क्या है? एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन, ठीक है। एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन जब हम देंगे तो ये टी सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स को इनएक्टिव करेगी। जब टी हेल्पर सेल को इनएक्टिव करेगी तो इससे जो गामा इंटरफेरोन और ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर बन रहा था और जो माइलोसप्रेशन करवा रहा था, ठीक है, वो नहीं होगी, ठीक है। एंड सेकंड वन हम साइक्लोस्पोरिन देंगे, वो भी क्या करेगी? टी सेल्स को इनएक्टिव करती है, मतलब टी सेल्स की प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करती है। तो ट्रीटमेंट भी हो गया। अब हम देखते हैं प्योर रेड सेल एप्लेजिया या प्योर रेड सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें तो था, मतलब जो एप्लास्टिक एनीमिया में कि माइलॉइड स्टेम सेल इनएक्टिव था, लेकिन जो प्योर रेड सेल एप्लेजिया होता है उसमें क्या होता है कि जो एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल है उनमें एबनॉर्मैलिटी होती है कि उनकी हाइपर प्रोलिफरेशन होती है या उनकी म्यूटेशन होती है। तो उससे सिर्फ क्या होगा? पेशेंट को अनीमिया होगा। तो ये एप्लास्टिक एनीमिया से डिफरेंट है। अब इसमें जो
प्योर रेड सेल एप्लेजिया में जो बात याद रखने वाली वो क्या है कि इट इज हाईली एसोसिएटेड विद द थाइमोमास, ठीक है, मतलब बेनाइन कैंसर ऑफ द थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो जब पेशेंट का हम थाइमोमा रिमूव करते हैं तो उसमें जो लाइक अनीमिया की जो पिक्चर थी वो डिक्रीज होने लग जाती है, मतलब वो पेशेंट जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाता है, प्रोग्नोसिस होती है। तो इस तरह हमने सबसे पहले डेफिनेशन देख ली है कि डेफिनेशन क्या होती है कि पैनसाइटोपिनिया होता है ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन। फिर हमने देखी पैथोजेनेसिस ड्यू टू म्यूटेशन इन द जेनेटिक मटेरियल, या तो उसके प्रोलिफरेशन डिक्रीज कर जाती है या उसका सप्रेशन हो जाती है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। फिर हमने कॉजेज देख लिए जिसको हमने डिवाइड किया था कंजेनिटल और एक्वायर्ड में। तो कंजेनिटल में फैंकोनी सिंड्रोम और एक्वायर्ड में डिफरेंट टाइप्स हमने डिवाइड की थी, लाइक इडियोसिंक्रेटिक हो सकता है, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद हमने इसकी क्लिनिकल पिक्चर देखी ड्यू टू अनीमिया, ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ड्यू टू ल्यूकोपिनिया एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। फिर हमने मॉर्फोलॉजी देखी जिसमें फैटी बोन मैरो होगा और नंबर ऑफ स्टेम सेल्स डिक्रीज कर गया है। फिर ट्रीटमेंट देख लिया हमने और एंड पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद द प्योर रेड सेल एप्लेजिया। थैंक यू।